आज जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का दूसरा दौर था और इस दूसरे दौर में घाटी पर लेकर तो बात कल होगी, क्योंकि अभी घाटी के फिगर्स, वादी कश्मीर के फिगर्स जो हैं वो कितना परसेंट पोल कहां पर हुआ है वो मजमूई तौर पर नहीं आए हैं। लेकिन जहां तक राजौरी, पुंछ और रियासी इन तीन जिलों का ताल्लुक है, इन तीनों जिलों में वोटर टर्नआउट डिसअपॉइंटिंग है। वोटर टर्नआउट इसलिए डिसअपॉइंटिंग है कि जितना कीन कॉन्टेस्ट, जितना मजेदार मुकाबला इन 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग प्रत्याशियों के बीच में है, उसके हिसाब से तो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2014 में जो वोटर टर्नआउट था उस वोटर टर्नआउट से 10 से 12% इंक्रीज होना चाहिए था। अब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है थाना मंडी, उसी की बात कीजिए, उसका वोटर टर्नआउट लगभग 15% या 20% ज्यादा होना चाहिए था कंपेयर टू 2024 के लोकसभा के चुनाव के, लेकिन ऐसा नहीं है। नौशेरा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का मुकाबला सुरेंद्र चौधरी के साथ है। वहां वोटर टर्नआउट में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी बढ़ोतरी नहीं है। सुंदरबनी कालाकोट की मैं बात करूं, वहां पर भी वोटर टर्नआउट इंक्रीज नहीं हुआ है। राजौरी, बुद्धल, अब जहां तक राजौरी का ताल्लुक है, बुद्धल का ताल्लुक है, तो बुद्धल में बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। जितना इंटरेस्टिंग और जितना कीन कॉन्टेस्ट इसको बताया जा रहा था कि जुल्फिकार चौधरी और जावेद चौधरी के बीच में जबरदस्त टक्कर है और गुफ्तार चौधरी भी साथ में, और जिस तरीके की कैंपेनिंग हुई, और इस कैंपेनिंग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर जो कार्यकर्ता है उनके साथ मारपीट भी हुई, उस पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसके कुछ ऑडियोज भी वायरल हो रहे हैं। उसके बावजूद वोटर टर्नआउट जो है वो साल 2014 के मुकाबले में 12% इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कम है, क्योंकि इसको पहले दरहाल कहते थे, अब बुद्धल कहते हैं। आप मेंढर में आइए, मेंढर में जावेद राना के मध्य मुकाबिल मुर्तजा खान है। पहाड़ी कबीला को एसटी मिला है, और पहाड़ी कबीला को एसटी मिलने का मतलब यह था कि अगर एसटी मिलने से पहले 80% वोटर टर्नआउट साल 2014 में था, तो अब यह वोटर टर्नआउट लगभग 85, 86, 88 के करीब करीब पहुंचना चाहिए था। लेकिन आप वोटर टर्नआउट जब देखते हैं तो वो केवल 69.67% है, यानी 70% के करीब करीब है। पुंछ की बात करें तो वहां पर वोटर टर्नआउट लगभग साल 2024 के बराबर है। साल 2024 में लगभग 74.44%, 74.44% वोट पड़ा था, और अब 76.29% वोट इस बार पड़ा है। तो शाम तक, कल सुबह तक जब इसको टेबुलेट प्रॉपर्ली करेंगे तो ये 76 होगा या थोड़ा उससे ज्यादा हो सकता है। मगर कोई मैसिव इंक्रीज हुआ हो या जितनी कैनवसिंग हुई, जितना शोरगुल था इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसके हिसाब से तो सर फटने चाहिए थे, मगर ऐसा कुछ भी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखने को वोटर टर्नआउट के हिसाब से नहीं मिला। इसी तरीके से अब सुरनकोट की बात कीजिए, वहां पर मुश्ताक बुखारी भी, वहां पर शाहनवाज चौधरी भी, वहां पर अकरम चौधरी भी, तीनों पावरफुल कैंडिडेट्स का आपस में जबरदस्त टकराव, जबरदस्त मुकाबला। लेकिन जब आप वोटर टर्नआउट देखते हैं तो वो केवल 74.45% है। और कल सुबह तक, जैसे मैंने आपको कहा कि इन फिगर्स में 1-1% ऊपर नीचे इसलिए है क्योंकि सीधा जो वोटर ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वहां के एदाद शुमार के मुताबिक इस बार 74.45% वोट जो है वो सुरनकोट में पड़ा है, जबकि साल 2014 में यहां पर 76.54% के करीब करीब वोट पड़ा था। तो इसका मतलब यहां पर भी लगभग 1-1.5% कम वोट पड़ा है। और अगर मान लीजिए 77 भी सुबह तक हो जाता है तो भी कोई कमाल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मुकाबला इन तमाम सीटों के ऊपर है, तो यह फिगर कहीं का कहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब जो दूसरी थ्योरी थी कि वोट पोलराइज हुआ होगा, एक कम्युनिटी और ये मजहबी बुनियादों पर वोट बटा होगा, अगर ऐसा भी हुआ होता तो तब भी ये फिगर्स जंप करने चाहिए थे, पर ऐसा फिगर्स से नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं फिगर्स को ठीक तरीके से रीड कर पा रहा हूं तो रियासी जिला तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। रियासी में इस बार वोट पड़ा है 69.09%, और साल 2014 में
80.91% वोट पड़ा था, वो लगभग 81% के करीब करीब हुआ, यानी इस बार 12% वोट कम पड़ा है। इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहले गूर अरनास कहलाती थी और अब एसएमबीडी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार वोट पड़ा है 75.29% और साल 2014 में यह वोट था 82.68%। गुलाबगढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी साल 2014 में 82.49% वोट पड़ा था और साल 2024 में केवल 72.19% वोट पड़ा है। अब आप 72 और 82 को देखें तो लगभग 10% इस बार वोट कम पड़ा है। गूल अरनास एसएमबीडी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7% वोट कम पड़ा है, रियासी में 11% वोट कम पड़ा है। अब यह इंटरेस्टिंग मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखते हैं तो आपको इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखकर एक चीज पता चलती है। जैसे मैं आपको एसएमबीडी की बात करूं तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 79.43% वोट लोकसभा के इलेक्शन में पड़े थे, यानी लगभग 80% वोटिंग लोकसभा में भी हुई थी, लेकिन इस बार वो वोटिंग जो है वो 76% के करीब करीब हुई है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो है जिसके चलते वोटर बाहर नहीं आया है, वोटरों ने उस तरीके से वोट नहीं करा है जिस तरीके से उम्मीद और तवक्का की जा रही थी। जैसे मैंने आपको कहा कि नौशेरा की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वहां मान लीजिए 6% वोट भी कम पड़ा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं साल 2024 के मुकाबले में लोगों में वोट डालने के प्रति जो एंथुसियाज्म था वो कम था। अब कोई ये कहे कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, फला पोलिंग स्टेशन बड़ा दूर था, लोग नहीं आए, या यहां का वो कॉन्स्टिट्यूंसी यहां चली गई, वहां इसीलिए ज्यादा पड़ता था, तो ये कहानियां किससे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपने इलाके उधर उधर किए होंगे, लेकिन अगर आप साल 2014 के फिगर्स देखें तो सबसे कम जो वोट पोल हुआ है पुंछ और सुरनकोट में हुआ है 76.29 और 76.54% साल 2014 में। राजौरी में हुआ है 76.09। तो इसका मतलब यह हो गया कि साल 2014 में सबसे कम जो था वो 76.09 था, लेकिन अब आप आइए साल 2024 में सबसे कम जो वोट पड़ा है वो पड़ा है 68.71% सुंदरबनी कालाकोट में। इन्हीं इलाकों में साल 2014 में बंपर वोटिंग होती है और इन्हीं इलाकों में साल 2024 में भी अच्छी खासी वोटिंग होती है, मगर जो रिकॉर्ड साल 2014 में बना था उस रिकॉर्ड को तोड़ने में उस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं गया है इस बार। अब जैसे मैंने अब थोड़ा सा अगर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें तो नौशेरा में 7% वोट कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है वोट ज्यादा पड़ा तो रविंदर रैना एमएलए बने। अगर 7% कम पड़ा है तो देखना होगा कि नुकसान किसको हो रहा है। सुंदरबनी कालाकोट की बात की जाए तो कालाकोट से अब्दुल गनी कोहली पिछली बार जीते थे और इस बार वहां से लगभग 8% वोट कम पड़ा है। देखना यह होगा कि ये जो 8% वोट कम पड़ा है इसका नुकसान किसको होगा और इसका फायदा किसको होगा। थाना मंडी की बात करें, कंपटीशन बड़ा टफ था। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर खान ने भी दौड़ लगाई, शबीर खान ने भी दौड़ लगाई, इकबाल मलिक भी दौड़ में और बाकी लोग भी दौड़ में। नतीजा यह निकला कि यहां पर वोटिंग 7% ज्यादा हुई है। अब ये जो 7% ज्यादा हुई है, क्या ही मुजफ्फर इकबाल को वोट मिला है, क्या ही इकबाल मलिक को वोट मिला है, या कमर चौधरी सब कुछ लेकर सब साफ करने जा रहे हैं, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। शबीर खान किस, इसलिए मैंने कहा 4 धुरंधर हैं तो 7% वोटिंग में उछाल है। अब आप राजौरी आइए, 2 कैंडिडेट हैं, 2 प्रत्याशी हैं, 6% वोट पोल कम हुआ है। अब ये 6% वोट पोल कम हुआ है। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जब वोट पोलराइज होता है, जब मजहबी बुनियादों पर वोट पड़ता है तो वोट का जो नंबर है वो बढ़ता है, कम नहीं होता, यानी उछाल आता है नंबर में। जो ही पता चलता है कि जनाब फला समुदाय के लोगों ने फला पोलिंग स्टेशन पर 400 वोट था, सारा पड़ गया, तो दूसरे एक पोलिंग स्टेशन पर जो है लोग जमा हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं उसकी बराबरी करने की। नतीजा यह निकलता है कि इस इंटेंस कंपटीशन में वोट जो है वो उसका नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा, राजौरी में जो बताया जा रहा था कि इक्वेशन है, उस इक्वेशन के मुताबिक 6% वोट अगर कम पड़ा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों कॉम्पिटिटर्स जो है उनके बीच में टफ फाइट होगी और नेक टू नेक मुझे लगता है यह मामला होगा। और नेक टू नेक मामले में कौन जीतता है यह 8 अक्टूबर को पता चलेगा। बुद्धल की बात करें तो मामे भांजे की जंग के बावजूद, गुफ्तार चौधरी की सारी मेहनतों के बावजूद, अन्य जो इंडिपेंडेंट वहां से उन सब की मेहनतों के बावजूद, लड़ाई झगड़े के बावजूद
सीटियां मारने के बावजूद और पुलिस के बिहेवियर को और पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े होने के बावजूद कि जनाब एक थानेदार को बाकायदा फोन किया गया और उसे कहा गया कि आप जो है पहुंचिए, यहां पर मेरे ऊपर हमला हो रहा है, तो थानेदार के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि वो सोए रहे, वो मौके पर पहुंचे नहीं। और जब वो मौके पर पहुंचे तब तक भारतीय जनता पार्टी के एक जो कार्यकर्ता है उनको अच्छा खासा पीट कर लोग चले गए थे। तो ये गंभीर आरोप एक पुलिस अफसर के ऊपर लगने के बावजूद वहां की पोजीशन ये है कि वहां पर 12% जो वोट है वो साल 2014 के कंपैरेटिवली में कम पोल हुआ है। 82% वोट जो साल 2014 में पड़ा था और अब जो है वो 70.14% के करीब करीब वोट पड़ा है। तो ये भी अपने आप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिगर है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग फिगर है कि देखना ये होगा कि ये वोट आखिरकार पड़ा किसको। क्या इस वोट का फायदा नए उम्मीदवार जो वहां से हैं जावेद चौधरी, क्या उनको होगा, या इसका फायदा जो है वो जुल्फिकार चौधरी को होगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जुल्फिकार चौधरी हो या वहां से जावेद चौधरी हो, दोनों ने जबरदस्त मेहनत की इन चुनावों में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मियां अल्ताफ ने भी बिल्कुल आखिरी लम्हे में आकर जो है इस कंपटीशन को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी, वो सुरनकोट नहीं पहुंचे, लेकिन वो जा पहुंचे इस बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक बार नहीं दो बार गए वहां पर। क्योंकि अब इस वक्त तो ये हुआ है कि वहां माना यह जाता है कि सबसे ताकतवर कैंडिडेट जो हैं वो बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के का जहां तक ताल्लुक है, वहां यह माना जाता है कि 2-3 बार मियां अल्ताफ के आने से जो है बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ेगा। अब अगर मैं साल 2014 की बात करूं तो चौधरी जुल्फिकार अली को मिले थे 24,381 वोट और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी लियाकत अली को मिले थे 19,313 वोट। तो यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो केवल 5,000 वोटों का था। ये तब था जब टोटल वोट जो पोल हुआ था वो जो टोटल वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में था वो था 93,082 के करीब करीब 93,646, और उसमें जो वोट पोल हुआ था वो 77,256 के करीब करीब वोट पोल हुआ था। और इसमें से 24,381 वोट लेकर चौधरी जुल्फिकार अली जो है वो कामयाब हुए थे। अब जाहिर सी बात है जब इस तरह के आंकड़े हों और इस तरह का आंकलन हो, इस तरह के आंकड़े और इस तरह का आंकलन हो, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर जो है वो दोनों पहलवानों के बीच में होने जा रही है। और इस कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जिस वक्त इस चुनाव का नतीजा आएगा तो पता चलेगा। अब मैं उस वक्त की भी अगर बात करूं तो चौधरी जुल्फिकार अली ने 24,031% के करीब करीब वोट लिया था, चौधरी लियाकत अली ने 25% के करीब करीब वोट लिया था, मोहम्मद इकबाल मलिक ने 24% वोट लिया था। अब इकबाल मलिक चले गए थाना मंडी, तो जाहिर सी बात है इकबाल मलिक का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो कहां गया होगा वो देखना होगा। ठाकुर पूरन सिंह की बात करूं तो उन्होंने 11,940 वोट लिए थे। तो इसका मतलब तब 4 कैंडिडेट्स थे तो वोट डिवाइड हुआ तो 5,000 वोटों से चौधरी जुल्फिकार अली जीत गए थे। अब यह देखना होगा कि इस बार वोट पड़ा है कब। कैंडिडेट थे केवल 2। अब इन 2 कैंडिडेटों के बीच में जो मुकाबला हुआ है 70% पर, तो देखना यह होगा कि माफ कीजिएगा 2 नहीं, गुफ्तार चौधरी भी कैंडिडेट हैं। लेट अस नॉट कैलकुलेट हिम आउट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑल्सो इन द फ्रे, और हमें क्या मालूम वोटिंग मशीन क्या बटन किसके लिए दबाया गया है। पर लेकिन जैसे मैंने आपको कहा धुरंधर जो 2 हैं, बड़े खिलाड़ी 2 वहां पर, एक तो जुल्फिकार चौधरी हैं और दूसरी जावेद चौधरी हैं। अब यह देखना होगा कि ये जो बाजी साहिबान बहुत सारे हैं वो भी मैदान में उतर आए, मियां अल्ताफ भी मैदान में उतर आए, रूहानी पेशवाओं ने भी वहां आकर वकालत की, और उनकी वकालत कितनी चली वो भी पता चलेगा। बाजी साहिबान जो गद्दी नशीन है जिनका काम अल्लाह के हुजूर में दुआएं करना था, और जिन बाजी साहिबान का काम दीन को फैलाने का काम था, जिनका काम था कि वो लोगों तक दीन को पहुंचाते, मजहब को पहुंचाते, लोगों की खिदमत करते, जब वो भी सियासी मैदान में उतर आए और उनके बयानों के ऊपर, उनके कहने के ऊपर लोग वोट डालना शुरू कर दें, तो फिर इंसान ये कहता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो गाना गाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजहब का इस्तेमाल करके लोग अपने लोगों से वोट मांगती है, ये बड़ा गलत है, ये ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए, तो फिर आप किस मुंह से ये बात कहते हैं? आप खुद बाजी साहिबान को ले आते हैं, आप मियां अल्ताफ को ले आएंगे, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाज़ाब्ता तकरीरें जो होती हैं वो तकरीरें भी मजहबी तकरीरें होती हैं। आपके स्टेज मौलवी भी सजाते हैं,
आपके स्टेज बाजी साहिबान भी सजाते हैं, जबकि इनका काम ये स्टेज सजाना नहीं है, इनका काम कुछ और है। अब जब वो आपका स्टेज सजा रहे हैं तो फिर किसी जमात के ऊपर इल्जाम लगाना कि जनाब आप तो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, दबा के सारी जमातें मजहब का इस्तेमाल कर रही हैं, दबा के बिल्कुल, और पूरी पूरी शद्दोमत के साथ लगी हुई है कि जनाब कुरान पे हाथ रखवा के वोट मिलेगा तो वो करेंगे। अगर किसी बड़े बुजुर्ग के आस्थाने पर पहुंचकर वहां पर कसम खिलाकर लोगों से वोट मांगना है तो वो भी करेंगे। बाजी साहिबान को मैदान में उतारना है तो उनको भी उतारेंगे। और उसके बाद यह भी कि अपने बाजाब्ता फेसबुक पेज से वीडियो भी चलेगी, उसके नीचे बाजाब्ता को तराना भी चलेगा, वो सारे सिलसिले होंगे। और उन सारे सिलसिलों के साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया जा रहा है। और खबर तो मुझे भी मिली है कि इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ बुलाया नहीं गया है, बल्कि एक अच्छा खासा अमाउंट देकर जो है उनसे भी अपनी तारीफ और अपनी ताजीम करवाई गई है। तो अगर ये सारी बातें सच हैं तो फिर किसी जमात के ऊपर इल्जाम लगाना कि आप मजहब का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वो शिलान्यास के समय क्यों गए राम मंदिर में, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया, तो जब ये सारी चीजें होंगी तो इससे भी यही बावर होता है कि आपके पास भी मजहब के अलावा इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास भी कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है, आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी जमातें कर, यानी जो बिकता है वही आप भी मार्केट में लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जितने भी बाजी साहिबान हैं, ये जितने भी बुजुर्ग हैं, या ये जितने भी अलग अलग जगहों पर बैठे हुए बड़े बड़े पीरो फकीर हैं, इनका काम तो लोगों की खिदमत करना है, इनका काम तो लोगों को दीन की तरफ माइल करना है, इनका काम तो दावत का काम है। लेकिन अब क्या करें, सियासत है और सियासी लीडरों को इनकी अशद जरूरत है, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद बात करें रियासी, गूल और नासुर, गुलाबगढ़ की, और मैंने आपको कहा तीनों जगहों पर बड़े डिसअपॉइंटिंग जो पोल परसेंटेज है वो है। आप रियासी की बात करें तो 80% 2014 में और अब 69.09%। आप गूल और नास यानी एसएमवीडी की बात करें तो 75%, 7% कम, और गुलाबगढ़ में लगभग 10% इस बार वोट कम पड़ा है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला बुद्धल, मेंढर, पुंछ, सुरनकोट, इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होने जा रहा है। वोटर टर्नआउट कम, जैसे मेंढर की मैं अगर बात करूं तो मुर्तजा खान भी मैदान में, जावेद राना भी मैदान में, उसके अलावा 4 और कैंडिडेट मैदान में। और इतने कैंडिडेट होने के बावजूद, सारी मेहनतें करने के बावजूद 11% यहां पर भी 2014 के मुकाबले में वोट कम पड़ा है। पुंछ की भी यही सूरत हाल है। अब पुंछ में भी जाहिर सी बात है, एजाज जान भी मुकाबले में है, गरी चौधरी भी मुकाबले में है, उसके बाद वहां पर पीडीपी के शमीम गनाई भी मुकाबले में है, उसके बाद अन्य कुछ और पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग वहां पर मैदान में, शाह मोहम्मद तांतरे भी मैदान में है। देखना यह होगा कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद वोट उतना ही पड़ा जितना वोट साल 2014 में पड़ा था। तो यह सूरत हाल है। 8 अक्टूबर को क्या होगा उस पर हम सबकी नजर होगी, मगर 2 बातें राजौरी, पुंछ के आज के पोल परसेंटेज से बिल्कुल साफ हो गई है। पहली बात तो ये कि पहाड़ी कबीला को एसटी मिलने के बाद और गुजर बकरवाल कबीला उससे नाराज है, उस नाराजगी को ध्यान में रखते हुए यह पोल परसेंटेज 80% को सब जगह क्रॉस करनी चाहिए थी, मैं जाती तौर पर कह रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, 70% वोट हर जगह लगभग पोल होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है पहाड़ी कबीला ने कसम खाई है कि एहसान का बदला एहसान। गुजर बकरवाल कबीला कह रहा है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई, तो आप ज्यादती का जवाब आपने खुद कहा कि हम असेंबली के चुनावों में वोट देकर देंगे, तो ज्यादती का जवाब देना है, एहसान का बदला एहसान है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि घर में कोई बच्चा बचेगा जो घर में रहेगा और वो वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। जितने लोगों के जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो लगभग सब के सब बाहर निकलकर वोट डालने जरूर जाते। ऐसा क्यों हुआ कि ये पोल परसेंटेज कम है? और ये साल 2014 में आप चले जाइए, पहाड़ी कबीला के पास एसटी नहीं था, गुजर बकरवाल कबीला के पास एसटी था, एक हार्टबर्न था पहाड़ी कबीला को कि जनाब हमको मिला नहीं, लेकिन तब बुद्धल में 82% लोग वोट डालने निकल आए, मेंढर में 81% लोग वोट डालने निकल आए, पुंछ
राजौरी में 77% लोगों ने वोट डाला, कालाकोट में 77% लोगों ने वोट डाला, नौशेरा में लगभग 80% लोगों ने वोट डाला। अब जैसे मैंने आपको कहा, कतई ये कहानी मत कहिएगा कि जनाब इलाके कट गए, वो इलाका इधर चला गया, उस इलाके में ना, इलाका एक ही है, इलाके सिर्फ इधर उधर जुड़ गए। तो इसलिए दिस इज सिग्निफिकेंट कि डिस्पाइट, और यह भी मैं बताऊं यहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं, हर नेता ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा खासा टाइम दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी टाइम दिया, पीडीपी की लीडरशिप भी इस इलाके में नजर आई, कांग्रेस की लीडरशिप अभी तक इस इलाके में एक आधी, एक डेढ़ दो रैलियां उन्होंने की है, ज्यादा उन्होंने कोई इस इलाके में पर नहीं फैलाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब 8 अक्टूबर का इंतजार होगा और उस दिन पता चलेगा कि इन 11 सीटों के ऊपर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है कि 8 में से 5 सीटें हम ले जाएंगे, क्या वो दावा सच्चा साबित होगा? और या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का दावा है कि 8 में से 7 सीटें हमारी हैं, क्या वो दावा सच्चा साबित होगा? या जो यहां इंडिपेंडेंट खड़े हुए, जो उनका यह कहना है कि हमारे साथ बेवफाई हुई है, इस बेवफाई का जवाब हम चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़के चुनाव जीत कर देंगे, क्या वो सच्चा साबित होगा? तो 8 अक्टूबर तक हम इंतजार करते रहेंगे और 1 तारीख को जब 5 बजे वोट पड़ जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पर आपको यह भी बताएंगे कि हमारा आंकलन क्या है कि इन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में कौन कहां किसको पछाड़ रहा है, कौन किसको हरा रहा है।